हेलो दोस्तों, मैंने 10 से 12 साल की उम्र में ही रोमांटिक फिल्मों को देखना शुरू कर दिया था। जब भी कोई रोमांटिक सीन आता तो मैं उसे बार बार देखती थी। इन सीनों को देखने के कारण मैं अपनी उम्र से पहले ही मानसिक रूप से बड़ी होती जा रही थी। 14 साल की उम्र में ही मुझे शादी की ख्वाहिश महसूस होने लगी थी, या फिर कह सकते हैं कि मुझे एक मर्द की जरूरत का एहसास होने लगा था। शादी हुई तो शादी के बाद मेरे पति 2 हफ्ते के अंदर ही दुबई चले गए और मैं फिर से अकेली रह गई। तन्हाई से बचने के लिए मैंने फिर से वही रोमांटिक फिल्में देखनी शुरू कर दी। एक दिन मैं किचन में खाना बना रही थी और साथ में इंग्लिश फिल्म भी देख रही थी, जिसमें बहुत ही रोमांटिक सीन चल रहा था। मैं उस सीन को बार बार देख रही थी। तभी मुझे अचानक ऐसा लगा कि कोई मेरे पीछे खड़ा है। मैंने पलट कर देखा तो पीछे मेरा देवर अभिषेक खड़ा था। उसने मुझसे कहा, भाभी, भैया की याद आ रही है, इसलिए मूवी देखकर अपने जज्बातों को जगा रही हो? चलो, भैया नहीं है तो क्या हुआ, मैं तो हूँ ना। इतना कहकर उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे अपने बेडरूम की ओर खींच ले गया। और फिर उसने पूरी रात, मेरी शादी को बस 2 हफ्ते ही हुए थे और मेरा पति मनोज दुबई जाने की तैयारी में था। मैं लाख कोशिशों के बावजूद अपने आंसू रोक नहीं पा रही थी। अभी तो मैंने अपने पति से ढंग से बातें भी नहीं की थी, नहीं उसकी संगत को सही से महसूस कर पाई थी। मेरी शादी 25 साल की उम्र में हुई थी। हालांकि मुझे शादी की ख्वाहिश 14 साल की उम्र से ही होने लगी थी। मैं उन लड़कियों में से थी जो कम उम्र में ही रोमांटिक वीडियो देखने की आदत डाल लेती हैं और फिर शादी की चाह बढ़ने लगती है। लेकिन मेरी किस्मत का सितम ये था कि मैं मामूली शक्ल सूरत की मालिक थी। मेरे लिए जो भी रिश्ता आता बिना पसंद किए ही चला जाता। जब भी कोई रिश्ता आकर वापस लौट जाता, मैं घंटों अपने कमरे में लेटकर रोती रहती। फिर अपने दिल को बहलाने के लिए मोबाइल उठाती और रोमांटिक वीडियो देखने लगती। मुझे हमेशा से ही रोमांटिक सीन और लोग बहुत पसंद थे। जब फेसबुक, इंस्टा और टिकटॉक पर शादियों की खूबसूरत रस्में देखने को मिलती तो मेरे दिल में ख्वाहिश जाग उठती कि मेरी शादी भी ऐसी ही हो। मैंने सोचा था कि मेरी शादी की रस्में अलग होंगी, निकाह एक दिन हो और शादी अगले दिन। और जैसे ही निकाह हो, मेरा पति मेरे पास आए, मेरे माथे पर बोसा दे, मुझे सीने से लगाए और सबके सामने अपनी मोहब्बत का इजहार करे। मैंने तो यहाँ तक सोच रखा था कि जब मेरी शादी होगी तो मैं अपनी मेहंदी पर अपने पति के साथ भंगड़ा करूँगी, जैसे आजकल की लड़कियाँ अपनी शादियों पर मस्ती करती हैं। मैं अक्सर उन वीडियो को देखती रहती थी जहाँ नवविवाहित कपल अपने हनीमून की हर एक झलक सोशल मीडिया पर साझा करते हैं। मुझे वह रोमांटिक सीन इतने पसंद आते कि मैं उन्हें बार बार देखती रहती। उस वक्त मेरे दिल में यह ख्वाहिश इतनी जोर पकड़ लेती कि मुझे बस शादी करनी थी, चाहे किसी से भी हो। पर मेरी मुश्किल यह थी कि कोई मुझे पसंद ही नहीं करता था। जैसे जैसे मेरी उम्र बढ़ती गई, मेरी ख्वाहिशें और भी गहरी होती गईं। जब भी मेरी किसी दोस्त की शादी होती जो मुझसे उम्र में छोटी होती और मैं उसे अपने दूल्हे के पास बैठा देखती तो मेरे दिल से ठंडी आहें निकलती। वहाँ मौजूद लोग बातों बातों में मुझ पर ताने मारने लगते। मेरी अम्मी से कहते, अरे भाभी, अभी तक रेशमा का रिश्ता क्यों नहीं किया? ये आयशा तो रेशमा से 4-5 साल छोटी थी, इसकी भी शादी हो गई। इस बात पर मेरी माँ बिना कोई जवाब दिए चुपचाप अपना रुख बदल लेती और मुझे लगता जैसे किसी ने मेरे दिल पर जोर से घूंसा मारा हो। सामने बैठी मेरी कजिन मुझे उस वक्त जहर लगने लगती। मेरा दिल चाहता था कि मैं उसका मुंह नोच लूं और उसकी जगह खुद उसके दूल्हे के पास बैठ जाऊं। कुछ रिश्ते मुझे पसंद नहीं करते थे और कुछ रिश्ते मेरे पिता और भाइयों को पसंद नहीं आते थे। कभी कहते कि लड़के की उम्र मेरी बहन से ज्यादा है तो कभी कहते कि वह कम पैसे कमाता है। अगर ऐसे लड़के से रेशमा की शादी करेंगे तो सारी जिंदगी रेशमा हमारे घर पर ही बैठी रहेगी, कहती रहेगी, यह काम कर दो, वो काम कर दो। वे कहते थे, क्या हम बहन के लिए ही कमा रहे हैं? हमारे अपने बीवी बच्चे भी तो हैं। इसीलिए खाते पीते घराने का होना जरूरी है। सबको अपनी अपनी फिक्र थी, पर किसी को मेरे जज्बातों का एहसास नहीं था। मेरे चेहरे की रौनक भी अब फीकी पड़ने लगी थी। इसलिए मैंने बेशर्मी से अपनी अम्मी से खुद कह दिया, जैसा भी रिश्ता आता है और मुझे पसंद करता है, खुदा के लिए मेरी शादी कर दे। अगर कोई 50 साल का बूढ़ा भी हो तो उससे कर दे, चाहे वह कम ही कमाता हो। मैं आपके घर कभी कुछ मांगने नहीं आऊंगी, उसकी रूखी सूखी रोटी खाकर ही गुजारा कर लूंगी। अगर मेरी शादी
शादी आपने जल्दी नहीं कराई तो मैं वो करूँगी जो आपने सोचा भी नहीं होगा। अम्मी ने गुस्से में पूछा, अच्छा क्या करेगी तू? मैंने कहा, मैं किसी के भी साथ भाग जाऊंगी, चाहे वह बूढ़ा हो, जवान हो या फिर शादीशुदा हो। फिर मत कहना कि मैंने आपकी नाक कटवा दी। मेरी शक्ल देखी है आपने? मैं तो दादी अम्मा लगने लगी हूँ। क्या आप लोग मुझे सारी जिंदगी अपने घर में ही बैठाए रखना चाहते हैं? मेरी सारी सहेलियों की शादियाँ हो गई और वे 2-2, 3-3 बच्चों की माँ बन गई है और मुझे देखो, मैं घर में बैठे बैठे बूढ़ी हो रही हूँ। मेरी माँ मुझे बेशर्म कहने लगी। देखो कैसी बेशर्म है, अपने मुंह से अपनी शादी की बात कर रही है। कभी सुना है किसी लड़की को ऐसा कहते हुए? मैंने कहा, जब आप लोग नहीं सोचेंगे तो मुझे ही कहना पड़ेगा ना। इतना कहते ही अम्मी ने अपनी चप्पल उतारी और मेरे सिर की ओर निशाना लगाया। अगर मैं जरा भी नहीं हटती तो चप्पल सीधा मेरे सिर पर लगती। मैंने गुस्से से अपनी माँ को देखा और कहा, अगर आपने मेरा यह पैगाम भाई और अब्बू तक नहीं पहुंचाया तो मैं खुद रिश्ता देखने आने वालों से कह दूंगी कि मुझे उनका बेटा कबूल है। मेरी इस बात से अम्मी बुरी तरह नाराज हो गई और मुझे बहुत गालियाँ दी, लेकिन अब मुझे उनकी परवाह नहीं थी। मेरी मजबूरी ने मुझे यह कदम उठाने पर मजबूर कर दिया था। इस कदम का नतीजा यह हुआ कि अगला रिश्ता आते ही मंजूर कर लिया गया। लड़के वालों की बस एक ही शर्त थी कि शादी जल्दी हो और सादगी से हो। इस पर मेरे घर वालों को कोई एतराज नहीं था। 1 महीने के अंदर मेरी शादी मनोज से हो गई। मुझे नहीं पता था कि लड़के वालों को इतनी जल्दी क्यों थी, लेकिन मैं खुश थी कि आखिरकार मेरी जिंदगी में कोई मर्द तो आया। यह खुशी भी थोड़ी ही देर की साबित हुई। शादी के कुछ ही दिन बाद मुझे पता चला कि मनोज दुबई में नौकरी करता है और वहाँ टैक्सी चलाता है। उसे ज्यादा छुट्टियाँ नहीं मिलती थी, इसलिए वह सिर्फ 1 हफ्ते के लिए ही आया था। जब मुझे यह खबर मिली कि वह 1 हफ्ते बाद ही दुबई लौट जाएगा तो मैं बहुत परेशान हो गई। मैंने रोना धोना शुरू कर दिया और उससे कहा, अगर तुम्हें दुबई में ही रहना था तो शादी क्यों की? मनोज ने मुझे समझाने की कोशिश की। मेरा छोटा भाई अभी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है। जब तक उसका कोई कामकाज शुरू नहीं हो जाता तब तक घर की जिम्मेदारी मुझे ही उठानी है। 3 बहनों की शादी मैं कर चुका हूँ, लेकिन उनके आने जाने का खर्च भी उठाना पड़ता है। इतने सारे खर्चों के लिए अगर मैं यहाँ इंडिया में टैक्सी चलाऊंगा तो कुछ भी पूरा नहीं होगा। मनोज पढ़ा लिखा नहीं था, बस उसे टैक्सी चलानी आती थी। उसने कहा, मैं दुबई में इतना कमा लेता हूँ कि घर में कभी तंगी नहीं हुई। मैंने उसे सुझाव दिया, तुम मुझे भी अपने साथ दुबई ले चलो। यह सुनकर वह मुस्कुराने लगा और बोला, यह इतना आसान नहीं है। मेरे पास दुबई में अपना कोई घर नहीं है। मैं वहाँ उस मालिक की वर्कशॉप में ही सोता हूँ जिसकी टैक्सी चलाता हूँ। जब मुझे यह पता चला कि वह साल में सिर्फ एक बार, वह भी केवल 15 से 20 दिन के लिए ही इंडिया आता है तो मेरा दिल टूट गया। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि दीवार से सिर मारकर अपना दुख खत्म कर लूं। यह कैसी शादी थी? हमारी शादी तो सादगी से हुई थी, लेकिन मैंने जो ख्वाब देखे थे उनमें से कुछ भी सच नहीं हुआ। फिर भी मैंने सब्र कर लिया। मनोज वैसे भी एक अनरोमांटिक आदमी था। उसने कभी मेरी खुलकर तारीफ नहीं की, नहीं अपनी भावनाओं का इजहार किया। इस पर भी मैंने सब्र कर लिया। लेकिन साल में सिर्फ 15 से 20 दिन के लिए पति के साथ रहना, यह मेरे लिए सहन करना मुश्किल था। मनोज ने शादी सिर्फ इसलिए की थी ताकि कोई उसकी माँ और बहनों का ख्याल रख सके। मुझे इस बात का एहसास तब हुआ जब मेरे नाराज होने पर भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ा और वह दुबई लौट गया। मेरे हिस्से में फिर वही तन्हाई आ गई। रात भर मुझे नींद नहीं आती थी और मनोज के साथ बिताए हुए दिन याद आने लगते थे। दिन में वह सिर्फ 10 मिनट की वीडियो कॉल करता और उसमें भी बस अपनी माँ, बहन और भाई के बारे में पूछता, जबकि मैं उसके प्यार भरे शब्दों को सुनने के लिए तरस रही होती थी। वह मेरे साथ कोई भावनात्मक बात नहीं करता था। मेरी सास को भी मुझसे बस यही उम्मीद रहती थी कि मैं पूरे किचन का काम संभाल लूं और नंदों की आवभगत करूं। अलबत्ता मेरा देवर मुझसे बातचीत कर लेता था। अक्सर मेरी सास रात को अपनी नींद की गोलियां खाकर जल्दी सो जाती थी और मैं अपने अकेलेपन से जूझती रहती थी। घर में अक्सर मैं और मेरा छोटा देवर अभिषेक अकेले होते थे। अभिषेक एक बातूनी नौजवान था जो अक्सर अपनी यूनिवर्सिटी की कहानी
कहानियाँ सुनाया करता था, लेकिन मुझे उसकी बातों में खास दिलचस्पी नहीं होती थी। एक दिन मैं किचन में खाना बना रही थी और साथ ही इंग्लिश मूवी देख रही थी, जिसे मैंने पिछली रात देखना शुरू किया था। मूवी काफी बेहुदा थी और आधी देखने के बाद मुझे नींद आ गई थी, इसलिए दोपहर को फिर से देखने बैठ गई। उस वक्त मेरी सास अपने कमरे में आराम कर रही थी और अभिषेक अभी यूनिवर्सिटी से घर आने वाला था। मैंने सब्जी को दम पर रखा और किचन में रखी कुर्सी पर बैठकर मूवी देखने लगी। किचन का सेटअप ऐसा था कि टेबल और कुर्सियां भी वहीं रखी हुई थी, जहां अक्सर मैं नाश्ता और दोपहर का खाना खाया करती थी। मूवी में एक रोमांटिक सीन चल रहा था और मैं उसमें खो गई थी। अचानक मुझे एहसास हुआ कि कोई मेरे पीछे खड़ा है। मैंने पलट कर देखा तो अभिषेक था, जो मेरे बिल्कुल पास खड़ा था और वह मूवी के उस सीन को भी देख चुका था। मुझे देखकर वह थोड़ा संजीदा हो गया और कहने लगा, भाभी खाना बन गया है, प्लीज रोटी बना दो। मैं थोड़ी हड़बड़ाई, लेकिन तुरंत मोबाइल बंद किया और रोटियां बनाने लगी। उस वाक्य के बाद मैंने महसूस किया कि अभिषेक का रवैया मुझसे बदलने लगा था। पहले वह मेरे कमरे में कभी नहीं आता था, लेकिन अब उसने बहाने बनाने शुरू कर दिए। कभी कहता, शाम की चाय आपके कमरे में पी लेते हैं, लाउंज में ठंड लगती है। मेरी सास अक्सर शाम के समय अपने कमरे में ही रहती थी, इसलिए मैंने कुछ कहा नहीं। एक शाम जब मैं चाय लेकर अपने कमरे में आई तो देखा कि अभिषेक मेरा मोबाइल देख रहा था और उसकी ब्राउजिंग हिस्ट्री चेक कर रहा था। मुझे उसकी यह हरकत बहुत बुरी लगी। मैंने चुपचाप अपना मोबाइल उससे लिया और साइड टेबल के दराज में रख दिया। चाय पीते समय अभिषेक ने मुझसे पूछा, भाभी आपको किस तरह की मूवी पसंद है? उसके इस सवाल ने मुझे हैरान कर दिया। मैंने कहा, क्या मतलब? तो उसने मुस्कुराते हुए कहा, मतलब आपको एक्शन मूवी पसंद है या रोमांटिक? उसका अंदाज कुछ अजीब था और मुझे उसके इस तरह के सवाल पर थोड़ा डर महसूस हुआ। शायद इसलिए कि वह उस दिन मेरे मोबाइल पर वह मूवी सीन देख चुका था। जब मैंने कोई जवाब नहीं दिया तो वह धीरे से मेरे कान के पास आकर बोला, मुझे तो रोमांटिक मूवीज बहुत पसंद है। मैंने हैरानी से उसकी तरफ देखा तो वह हंसने लगा और कहने लगा, भाभी मुझे इंग्लिश रोमांटिक फिल्में बहुत अच्छी लगती हैं। और आपको? उसकी इस बात पर मैंने उसे घूर कर देखा तो वह हंसते हुए बोला, आप मुझे अपनी सहेली बना सकती हैं। देवर भाभी के रिश्ते में अक्सर एक अनकहा प्यार और अपनापन होता है, लेकिन जब यह सीमा लांघता है तो हालात जटिल हो जाते हैं। मेरा नाम सिमी है और मैं अपनी शादीशुदा जिंदगी में खुश थी, लेकिन मेरे पति मुझे छोड़कर दुबई चले गए थे, वो भी मुझे इस भरी जवानी में अकेला छोड़कर। यह मेरे लिए आसान नहीं था। अभिषेक मेरे देवर अक्सर मुझसे बिन झिझक बात करता था, लेकिन अब उसकी बातों में एक अजीब सी नजदीकी महसूस होने लगी थी। एक दिन उसने कहा, भाभी भाई ने आपके साथ ज्यादती की है, आपको इस तरह अकेला छोड़ देना सही नहीं है। उसकी बातों ने मुझे परेशान कर दिया। मैंने उसे टालते हुए कहा, अभिषेक मेरे सर में बहुत दर्द है, तुम अपनी चाय अपने कमरे में जाकर पी लो। हालांकि मैं हमेशा से अपने पति से ही प्यार करती थी, पर अभिषेक की नजदीकियां अब असहज लगने लगी थी। मैं नाश्ता बना रही थी जब अभिषेक ने अपने कमरे से भाभी भाभी की आवाज लगाई। मैंने चाय की केतली की आंच धीमी की और उसके कमरे में चली गई। वह अपनी शर्ट के बटन बंद कर रहा था। मुझे शर्मिंदगी महसूस हुई क्योंकि मैंने बिना दस्तक दिए ही कमरे का दरवाजा खोल दिया था। अभिषेक ने कहा, आ जाइए भाभी, टी शर्ट का बटन टूट गया है, प्लीज इसे लगा दीजिए, मुझे कॉलेज के लिए देर हो रही है। मैं थोड़ी झिझकते हुए अंदर आई। उसने सुई धागा मेरी ओर बढ़ा दिया और मैं उसकी शर्ट का बटन लगाने लगी। उस दौरान अभिषेक लगातार मुझे देखे जा रहा था। उसकी निगाहें मुझे असहज कर रही थी। फिर अचानक उसने मेरे बालों की एक लट को अपने हाथ से पकड़कर मेरे कान के पीछे कर दिया। यह देख मैं चौंक गई और तुरंत पीछे हट गई। उसने कहा, क्यों घबरा रही हो? वो लट तुम्हें परेशान कर रही थी। मैंने सोचा पीछे कर दूं। मैंने जल्दी से बटन लगाया और कमरे से बाहर चली आई। अब मुझे महसूस हो रहा था कि अभिषेक जानबूझकर मेरे करीब आने की कोशिश कर रहा था। मैंने उससे दूरी बनानी शुरू कर दी थी। एक रात जब मैं गहरी नींद में थी, मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई मुझे घूर रहा हो। मैंने आंखें खोली तो कमरे में हल्की नाइट लैंप की रोशनी थी। अचानक मेरी नजर खिड़की पर गई, जो लाउंज की तरफ खुलती थी और आज वो खिड़की खुली हुई थी। मैं हैरान थी क्योंकि मैंने हमेशा उस खिड़की को बंद रखा था। जैसे ही मैं
खिड़की बंद करने के लिए उठी, मुझे यूँ लगा जैसे कोई साया तेजी से अभिषेक के कमरे में चला गया हो। मैंने समझने की कोशिश की कि वो साया था या कोई और चीज। डर के मारे मेरे हाथ पांव कांपने लगे। मैंने खिड़की बंद कर दी और अपने कमरे से बाहर आकर अपनी सास के कमरे में चली गई। उनके खर्राटे सुनकर भी मैं सो नहीं पाई और आखिरकार अपने कमरे में वापस लौटना पड़ा। उस रात मैंने अभिषेक कर लिया कि अब मुझे अभिषेक से सावधान रहना होगा। सुबह नाश्ते के दौरान अभिषेक मुझे लगातार देखे जा रहा था। फिर उसने कहा, भाभी आपको भाई की बहुत याद आती होगी, है ना? मैंने जवाब दिया, हाँ याद तो आती है। मेरी बात सुनकर अभिषेक बोला, फिर तो आप रात भर करवटें बदलते हुए बिताती होंगी। भाई की याद में आपको नींद नहीं आती होगी। अभिषेक की बातों ने मुझे हैरान कर दिया। मैंने उसे डांटते हुए कहा, तुम कुछ ज्यादा ही बदतमीज नहीं हो रहे हो? खबरदार जो आइंदा मुझसे ऐसी बातें की। मेरी बात सुनकर अभिषेक वहाँ से चला गया। अगले रोज आधी रात को मेरी खिड़की खुली हुई थी। इस बार मैं समझ गई थी कि वह साया किसका था। वह मेरा देवर अभिषेक था, जो खिड़की खोलकर मुझे सोते हुए देख रहा था। यह देखकर मुझे गुस्सा आने लगा। अगले दिन मैंने अभिषेक से पूछ ही लिया, तुम मेरे कमरे की खिड़की में क्या देखने की कोशिश कर रहे थे? मेरे सवाल पर अभिषेक मुस्कुराते हुए बोला, आप सोते हुए बहुत अच्छी लगती हैं। यह सुनकर मुझे उस पर बहुत गुस्सा आया। मैंने कहा, अब अगर तुमने ऐसी हरकत की तो मैं तुम्हारी शिकायत मनोज से कर दूंगी। मेरी बात सुनकर अभिषेक को गुस्सा आ गया और वह वहाँ से चला गया। उस रात मुझे ऐसा महसूस हुआ कि कोई मेरे बहुत करीब है। जैसे ही मेरी आँख खुली, मैंने देखा कि मेरा देवर अभिषेक मेरे बिल्कुल करीब खड़ा था। उसे देखकर मैं डर गई और चौंकते हुए कहा, तुम मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? अभिषेक हंसते हुए बोला, जब तुम अपने कमरे का दरवाजा खुला छोड़ोगी तो ऐसा तो होगा ही। तुम्हारा पति भी नहीं है तो सोचा उसकी कमी मैं ही पूरी कर दूं। उसकी बात सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आया। इससे पहले कि मैं बिस्तर से उठ पाती, उसने मुझे दबोच लिया और मेरे मुंह पर हाथ रख दिया। वह बोला, दरवाजे से तो कोई भी अंदर आ सकता है, तुम यह दरवाजा मेरे लिए ही खोल कर रखती थी। अब क्या नेक बन रही हो? मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा कुछ होगा। मैं तो अभिषेक को भाइयों जैसा मानती थी, इसलिए कभी दरवाजा लॉक नहीं किया। लेकिन वह घटिया इंसान मेरी इज्जत बर्बाद कर चुका था। मैं रोती रही, लेकिन उसे मुझ पर कोई रहम नहीं आया। सब कुछ खत्म करने के बाद अभिषेक बोला, अगर फिर कभी मन हो तो मुझे बता देना। मैं रोते हुए बोली, तुमने मेरे साथ गुनाह किया है, खुदा तुम्हें बर्बाद करेगा। वह हंसकर बोला, जैसे फिल्में और वीडियो तुम रात भर देखती हो, वह क्या है? वह भी तो गुनाह है। तुम भी गुनाह करती हो। मैंने कर लिया तो क्या गलत किया? यह कहकर वह वहाँ से चला गया। अगले दिन मैं अपने मायके चली गई। मन में यह बात थी कि अपने पति को सब कुछ बता दूंगी, लेकिन अभी तक किसी को कुछ नहीं बताया। एक दिन मेरी एक दोस्त मुझसे मिलने आई। उसकी मेरी बहुत गहरी दोस्ती थी, तो मैंने उसे सारी बात बता दी। वह बोली, तुम्हें शुरू से ही अपने देवर से दूरी बनाकर रखनी चाहिए थी। अगर तुमने उसे उसकी हद में रखा होता तो ये सब नहीं होता। तुम्हारा पति और सास तुम्हारी बात पर कभी भरोसा नहीं करेंगे। यह सुनकर मेरी आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। मेरी दोस्त सही कह रही थी कि मेरी बात कोई नहीं सुनता। उसने कहा, तुम पढ़ी लिखी हो, अपने पति से कहो कि वो तुम्हें दुबई बुला ले। वहाँ तुम नौकरी कर लेना ताकि अपने खर्चे खुद उठा सको। मैंने उसकी सलाह मानी और मनोज से कहा, मुझे तुम्हारे बिना यहाँ नहीं रहना। तुम मुझे दुबई बुला लो या फिर तलाक दे दो। मैंने ठान लिया था कि अगर उसने मुझे दुबई नहीं बुलाया तो मैं तलाक लेकर वापस ससुराल नहीं जाऊंगी। मनोज ने मुझे दुबई बुला लिया। मुझे वहाँ एक स्कूल में टीचर की नौकरी मिल गई और मैंने एक छोटा सा फ्लैट किराए पर ले लिया। मैंने भारत लौटने का नाम नहीं लिया और धीरे धीरे मेरी जिंदगी बदल गई। लेकिन मेरे भीतर एक गुनाह था। मैंने अपनी आंखों की हिफाजत नहीं की थी। मैं अनैतिक और गंदी वीडियो देखती थी। मुझे कभी एहसास नहीं हुआ था कि मैं कितना बड़ा गुनाह कर रही हूँ। जब मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ तो मैंने तौबा कर ली। मैं
मैं रोज खुदा से माफी मांगती थी। मुझे खुद से नफरत होने लगी थी। बार बार नहाती थी, लेकिन फिर भी महसूस होता था कि मैं पाक नहीं हूँ। मेरे वजूद पर ऐसी गंदगी थी जो कभी मिट नहीं सकती थी। मैंने तौबा करने के बाद फिर कभी ऐसी वीडियो नहीं देखी। यह बात मुझे किसी ने पहले नहीं बताई थी कि अनैतिक वीडियो देखना भी आंखों का गुनाह होता है। समय बीतता गया और ऊपर वाले ने मुझे 2 बेटे दिए। धीरे धीरे 15 साल गुजर गए। एक दिन मेरा पति घर आया तो वह बहुत परेशान था। मैंने वजह पूछी तो उसने बताया कि अभिषेक की बेटी ने किसी लड़के के साथ भागकर निकाह कर लिया है। उसकी बेटी हमेशा मोबाइल में लगी रहती थी और किसी को नहीं पता था कि वह क्या देखती है। उसने अनैतिक वीडियो देखना शुरू कर दिया था और इसी कारण उसने गुनाह किया। अभिषेक अब रो रो कर बेहाल था। मेरे पति ने कहा, मैं सोच रहा हूँ कि उसकी बेटी की इज्जत बचाने के लिए अपने बेटे का निकाह उससे करवा दूं। मैंने साफ इनकार कर दिया। मैं इतनी बड़ी बात नहीं भूल सकती थी, क्योंकि यही वह इंसान था जिसने कभी मेरी इज्जत को दागदार किया था। अब मेरे पति ने मुझसे इस रिश्ते से इनकार करने की वजह पूछी है और मुझे कुछ दिन का वक्त दिया है। आप बताएं, क्या मैं इतनी आसानी से उस इंसान की बेटी को अपने घर की बहू बना सकती हूँ जिसने मेरी इज्जत को ठेस पहुँचाई थी? तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की कहानी? अपने विचार कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी और कहानियाँ सुनने के लिए हमारे